जय हिंद दोस्तों। 14 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि खो खो विश्व कप का पहली बार आयोजन किया जा रहा है। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। तो पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत हुई है 13 जनवरी 2025 से और इसका आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। दोस्तों, यह विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। तो इस संस्करण में 20 देशों की पुरुष टीमें और 19 देशों की महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत की जो टीम है उसमें पुरुष टीम का नेतृत्व कर रहे हैं प्रतीक वायकर और महिला टीम का नेतृत्व कर रही हैं प्रियंका इंगले। ठीक है, यानी कि भारतीय टीम के जो कप्तान हैं वो हैं प्रतीक वायकर और महिला टीम की कप्तान हैं प्रियंका इंगले। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो हैं सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। बात करते हैं खो खो की। तो खो खो विश्व कप में प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होंगे, लेकिन मैच के दौरान प्रत्येक टीम में केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, तो 9 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। पहला आधुनिक खो खो प्रतियोगिता 1914 में पुणे में आयोजित की गई थी। दोस्तों, 1936 में बर्लिन ओलंपिक आयोजित किए गए थे, जो कि जर्मनी में आयोजित किए गए थे। तो उसमें 3 भारतीय पारंपरिक खेलों को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। उसमें खो खो, कबड्डी और मलखंभ शामिल थे। पहली एशियाई चैंपियनशिप 1996 में कोलकाता में आयोजित की गई थी और यह खो खो से संबंधित थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। दोस्तों, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि KKFI की बात करें तो यह भारत में खो खो के संचालन करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल। तो यहाँ पर आप सुधांशु मित्तल को देख सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डेली करेंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा। इसके अलावा जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएं तो वहां पर आपको जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। तो दिसंबर 2024 की ई बुक को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज के द्वारा किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। तो दोस्तों, अमेरिका की एक पत्रिका है जिसका नाम है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। तो इसके द्वारा नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना गया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना गया है ग्रेनाडा देश के एंडरसन पीटर्स को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करें। नीरज चोपड़ा की बात करें तो उन्होंने 2024 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर पाकिस्तान के जो अरशद नदीम थे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। तो दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को और इनका जन्म हुआ था पानीपत हरियाणा में, यानी इनका संबंध हरियाणा से है। नीरज ने 87.58 मीटर का भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियन स्तर पर एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल को जीतने वाले वह दूसरे इंडियन थे। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा ने 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड और 2022 में सिल्वर मेडल जीता था। दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में 89.59 मीटर का भाला फेंका था, जो कि अब तक का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है?
आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की गई है 10 जनवरी 2025 से, और 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। तो इसी अवसर पर यह शुरुआत की गई है, यानी श्रीलंका में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। दोस्तों, ये जो कोर्स शुरू किया गया है यह श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया है, और इसमें सहयोग कौन करेगा? स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, जो कि श्रीलंका के कोलंबो में स्थित है। दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2006 से हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। साल 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने दुनिया में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को नागपुर, महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया था। 12वां हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था। भारत सरकार द्वारा पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। तो देखिए, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, लेकिन भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और अंग्रेजी और मंदारिन चीनी के बाद दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। दोस्तों, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हिंदी की लिपि क्या है। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 12 जनवरी 2025 को की गई है। 12 जनवरी को आप सभी को पता है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इसी अवसर पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी के द्वारा भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य है, राज्य सरकार 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करेगी। राज्य के सभी युवाओं को 2030 तक कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूरी करने का लक्ष्य रखेगी। समाज की बेहतरी के लिए सामाजिक पहलों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, तो सरकार के द्वारा ये कुछ निर्णय लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने अभी हाल ही में भोपाल में स्वामी विवेकानंद को दर्शाती दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली का उद्घाटन किया था। असम सरकार के द्वारा गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है। गुजरात के जामनगर में भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना अभी हाल ही में आयोजित की गई है। हिमाचल प्रदेश में पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, ओडिशा सरकार राष्ट्रीय खो खो टीम को 15 करोड़ की सहायता राशि देगी। तमिलनाडु में 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन अभी हाल ही में शुरू हुआ है। असम में हाथियों की संख्या बढ़कर के 5,828 हो गई है। गुजरात सरकार ने स्वार प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में लॉन्च किया है। दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट ने हरित पहल के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश वॉल स्ट्रीट जर्नल की गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में शामिल हुआ है। तो ये सारे करंट अफेयर्स आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राज्य में अतिरिक्त 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि जो स्वयं सहायता समूह होंगे वो 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने में मदद करेंगे। तेलंगाना सरकार के द्वारा इंदिरा महिला शक्ति योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके राज्य की महिलाओं का उत्थान और सशक्तिकरण करना है। बात हुई है दोस्तों तेलंगाना की, तो तेलंगाना की स्थापना
2 जून 2014 को हुई थी। राजधानी इसकी हैदराबाद है। राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। मुख्यमंत्री कौन है? ए रेवंत रेड्डी। विधानसभा की यहाँ पर 119 सीटें हैं। विधान परिषद की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 और लोकसभा की यहाँ पर 17 सीटें हैं। दोस्तों, तेलंगाना में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क जो कि हैदराबाद में है, महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क जो कि रंगारेड्डी में है, और मृगावनी नेशनल पार्क जो कि रंगारेड्डी जिले में है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है एरिया की दृष्टि से। फिर दोस्तों, अमराबाद टाइगर रिजर्व और कबल टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना राज्य में ही स्थित हैं। यहाँ के कुछ जीआई टैग हैं, जैसे तंदूर लाल चना, हैदराबाद की लाख की चूड़ियाँ, वारंगल दरी, निर्मल पेंटिंग और पुट्टपका तेलिया रूमाल। तो ये यहाँ के जीआई टैग हैं। दोस्तों, तेलंगाना की कुछ प्रमुख झीलें हैं, जैसे हुसैन सागर झील, दुर्गम चेरुवी झील और अलवल झील और भद्रकाली झील। तो ये तेलंगाना राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, रूस ने भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए 6वां परमाणु रिएक्टर भेजा है? आंसर हो जाएगा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के लिए। दोस्तों, तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है रूस की मदद से। तो इसी के लिए 6वां परमाणु रिएक्टर अभी हाल ही में रूस के सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी रोसाटॉम ने भेजा है। तो 1988 में भारत और रूस के बीच में तमिलनाडु के कुडनकुलम में 6000 मेगावाट की क्षमता के साथ परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ था। तो दोस्तों, ये जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसमें 6 इकाइयाँ लगाई जानी थी। तो इसमें से जो 6वीं इकाई है वो अभी हाल ही में भेजी गई है। आपको याद रखना है कि जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसमें जो 6 इकाइयाँ लगाई गई हैं, उनमें से प्रत्येक की जो क्षमता है वो 1000 मेगावाट की है। तो इस प्रकार से जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसकी कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? 6000 मेगावाट की। दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत में चालू होने वाला पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने 2031-32 तक बिजली क्षमता को 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि 1993 में शुरू हुआ था, ये गुजरात में है। कलपक्कम ये 1984 में शुरू हुआ था, ये तमिलनाडु में है। नरोरा ये 1991 में शुरू हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में है। कैगा ये सन 2000 में शुरू हुआ था, ये कर्नाटका में है। रावत भाटा ये 1973 में शुरू हुआ था, ये राजस्थान में है। तारापुर ये 1969 में शुरू हुआ था, ये महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम ये 2013 में शुरू हुआ था, ये तमिलनाडु में है। तो दोस्तों, तमिलनाडु राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, कलपक्कम और कुडनकुलम। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। इस फैक्ट को आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन बनी है? आंसर हो जाएगा माया। तो दोस्तों, माया भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल बनी है। माया को पूरी तरह से आधुनिक एआई टूल्स के रूप में बनाया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर नोट करें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सलाहकार परिषद की अभी हाल ही में स्थापना की है। अमेरिका ने एआई जनरेटेड रोबो कॉल पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सिक्किम। यातायात नियंत्रण के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला पहला शहर कौन है? इंदौर। दुनिया की पहली एआई सीईओ कौन है? मिका। दुनिया का पहला एआई इंजीनियर कौन है? डेविन एआई। इसके अलावा दोस्तों, नासा के द्वारा अभी हाल ही में डेविड सल्बागनी को पहला एआई चीफ ऑफिसर नियुक्त किया गया है। टाइम 100 एआई 24 लिस्ट में अनिल कपूर, अश्विनी वैष्णव और नंदन नीलेकणी को शामिल किया गया था। जैन एआई इनोवेशन में भारत 5वें स्थान पर जबकि चाइना पहले स्थान पर है। भारत के पहले सरकारी एआई एंकर कृष और भूमि की शुरुआत डीडी किसान ने की है। स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाला राज्य कौन है? केरल।
अभी हाल ही में आरबीआई ने अपने इनोवेशन हब के माध्यम से MuleHunter.ai को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब किंग्स के 17वें कप्तान कौन बने हैं? तो उनका नाम है श्रेयस अय्यर। तो आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स के कप्तान चुने गए हैं श्रेयस अय्यर। आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में नवंबर 2024 में श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस प्रकार से श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। अगर आपसे पूछा जाए आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं, तो वो हैं दोस्तों ऋषभ पंत। तो उन्हें 2025 के लिए लखनऊ सुपर जॉयंट्स टीम ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस प्रकार से वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। बात करते हैं आईपीएल की, तो इसे इंडियन प्रीमियर लीग बोला जाता है। ये क्रिकेट से रिलेटेड है और इसको कंट्रोल कौन करता है? बीसीसीआई। और इसका पहला संस्करण 2008 में आयोजित किया गया था। दोस्तों, आईपीएल को सबसे अधिक बार जीतने वाली टीमें कौन कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। तो इन दोनों टीमों ने 5-5 बार आईपीएल को जीता है। टाटा समूह आईपीएल के लिए 2024 से 2028 तक के लिए टाइटल स्पॉन्सर के रूप में काम कर रहा है। यानी कि आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर 2028 तक कौन रहेगा? टाटा समूह। आईपीएल 2024 का खिताब केकेआर की टीम ने जीता था। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में समझौता किया है? आंसर हो जाएगा मंगोलिया। तो भारत और मंगोलिया ने भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, मंगोलिया देश में तांबे और कोकिंग कोयले का प्रोडक्शन किया जाता है और भारत तांबे को दूसरे देश से मंगाता है, क्योंकि भारत की जो मांग है तांबे की वो पूरी नहीं हो पाती है, तो भारत उसको आयात करता है, इंपोर्ट करता है उसको दूसरे देशों से। तो अब दोस्तों इसी को लेकर के मंगोलिया और भारत के बीच में समझौता हुआ है। दोस्तों, मंगोलिया की अगर हम बात करें तो पूर्व और मध्य एशिया में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से ये भूमि से घिरी हुई कंट्री है और इसकी सीमा रसिया और चाइना से मिलती है। उलान बतोर यहाँ की राजधानी है और राष्ट्रपति हैं उखनागीन खुरेलसुख। दोस्तों, आपको याद रखना है कि चाइना और मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान है, तो यहाँ पर गोबी रेगिस्तान है जो कि चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 15वां स्पेनिश सुपर कप किसने जीता है? तो एफसी बार्सिलोना की टीम ने 15वां स्पेनिश सुपर कप अपने नाम किया है। तो सऊदी अरब में अभी हाल ही में स्पेनिश सुपर कप का फाइनल आयोजित किया गया था। तो इसमें बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड की टीम को 5-2 से हराया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024 को रियल मैड्रिड की टीम ने अभी हाल ही में जीता है और यह फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है, तो इसको स्पेन ने जीता है। डूरंड कप 2024 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने मोहन बागान को हराकर जीता है। ला लीगा 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट को रियल मैड्रिड ने जीता है। इंडियन सुपर लीग 2024 को मुंबई सिटी ने मोहन बागान को हरा करके जीता है। पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण के फाइनल में केरल को हरा करके जीत हासिल की है। यानी कि संतोष ट्रॉफी का जो 78वां संस्करण था 2024-25 का, इसको किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने। और इस प्रकार से पश्चिम बंगाल ने 33वां खिताब जीता है संतोष ट्रॉफी का। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? देवजीत सैकिया। पीएम मोदी सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो जम्मू कश्मीर में। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु में। थर्मन शानमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 14 से 18 जनवरी तक भारत का दौरा करेंगे? सिंगापुर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? आयरलैंड। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल होंगे? डॉक्टर एस जयशंकर। 2026 में संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। महाकुंभ 2025 के लिए कुंभ वाणी FM चैनल का शुभारंभ किसने किया है? योगी आदित्यनाथ ने। टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? कोलकाता। वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष कौन बना है? 2024।
आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों से जुड़े हुए स्थान डिस्कस करेंगे, जैसे आनंद भवन पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है और यह प्रयागराज में स्थित है। बारदौली ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, ये गुजरात में है। कटक ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है और ये ओडिशा में है। जलियांवाला बाग ये सरदार ऊधम सिंह से संबंधित है, ये अमृतसर में है। कपिल वस्तु गौतम बुद्ध से संबंधित है, ये नेपाल में है। कुशीनगर भी गौतम बुद्ध से संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश में है। साबरमती महात्मा गांधी से संबंधित है, ये गुजरात में है। सेवाग्राम ये भी महात्मा गांधी से संबंधित है और ये महाराष्ट्र में है। वेलूर मठ ये दोस्तों रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है और ये पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों अब हम दिसंबर 2024 के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। भारत का कौन सा शहर 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व सीएम थे जिनका निधन हो गया है? हरियाणा। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली बना है, यह किस राज्य में है? गुजरात। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसको मिला है? पंडित स्वपन चौधरी को। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान। D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक किस देश में आयोजित की गई है? मिस्र में। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा कितने घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? 9 घंटे। किस टाइगर रिजर्व में विशेष पुलिस बल की नियुक्ति की गई है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, जो कि ओडिशा में है। केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? 19 से 24 दिसंबर तक। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? दीपा मलिक के द्वारा। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि थारमन शनमुगारत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वह सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सिंगापुर बताया हुआ है। दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, जैसे मैथ फाउंडेशन बैच है, ये कंप्लीट ऑनलाइन बैच है। ये RRB NTPC SSC CGL CHSL व्यापम, इसके अलावा जो भी स्टेट एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें डेली लाइव क्लासेस हैं, फ्री PDF है और इसकी जो वैलिडिटी है वो 12 महीने की है। इसके अलावा GK GS का फाउंडेशन बैच है, बैंकिंग का फाउंडेशन बैच है, ये बैच सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा SSC का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, रेलवे का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, इसके अलावा व्यापम का फाउंडेशन बैच और जो भी स्टेट के एग्जाम है उन सभी के लिए आपको बैच ऐप पर मिल जाएंगे, पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर आपको टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाना है, तो वहाँ पर टेस्ट पास मिल जाएगा, जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे मात्र 49 रुपये में। तो इसकी वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स और GK GS की ई बुक आपको यहां पर मिल जाएगी। दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।